बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सपोनेंट्स के बारे में है। तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। पहले एक दो डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद फिर लॉज पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आप पिछली क्लासेस में 6th में और इवन 5th में भी एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट अगर हमें करना पड़े तो हम इस तरह करते हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई L। लेट्स से हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया हम निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4। यानी स्क्वायर का मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम निकालना पड़े किसी क्यूब का तो उसका वॉल्यूम हम निकालने के लिए उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास अगर एक नंबर हो 2 और उसके ऊपर 5 लिखा हो तो इसका मतलब जो है बुनियादी तौर पर वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 टाइम्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जो 2 है वो बेस कहलाता है, यानी जिस नंबर के ऊपर पावर लिखी है ये नंबर बेस है और ऊपर जो 5 लिखा हुआ है ये इसकी पावर है या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। पावर या एक्सपोनेंट। इस तरह से जब किसी नंबर को लिखा जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि जो पावर है वो हमें ये बताती है कि जो बेस है उसको कितनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। यानी बेस 2 है तो हमने 2 को मल्टीप्लाई 2 से करना है, 5 से नहीं करना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखना है और उतनी टाइम्स 2 लिखना है जितनी उसकी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर हो लेट्स से 3 और उसके ऊपर पावर हो 2 तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको पढ़ेंगे सेकंड पावर ऑफ 3। बेस 3 है और 2 इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। सिमिलरली अगर एक नंबर हो 7 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 हो तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। बेस 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई 7 से करना है 3 टाइम्स। जो एक्सपोनेंट है वो हमें ये बताता है कि बेस को कितनी बार अपने आप से आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, अब इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन से मुतालिक 2 अहम पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला है कि व्हेन नेगेटिव बेस विद इवन पावर। अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह से है कि लेट्स से नंबर है -2 और उसका जो एक्सपोनेंट है वो 4 है तो इसका मतलब ये है कि हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। तो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। इसको सॉल्व करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये +4 हो जाएगा और 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -8 हो जाएगा और -8 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है वो +16 आएगा। तो याद ये रखना है कि अगर बेस नेगेटिव हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन हो, पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो इवन हो तो जो रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है अगर नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट इवन हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर नेगेटिव बेस हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर हो। यहाँ पर मैंने इसकी पावर 3 लिखी है और 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें -2 चूँकि बेस है तो -2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, पावर 3 है तो इसका मतलब है इनको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये 4 होगा, +4, और +4 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो -8 आएगा। तो इस सूरत में देखें आंसर नेगेटिव आ रहा है। जब भी किसी नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट या पावर ऑड होगा तो उसका जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। यानी याद ये रखना है कि अगर बेस नेगेटिव है, एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर बेस नेगेटिव है, एक्सपोनेंट ऑड है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। यानी अगर पावर जो है नेगेटिव बेस की 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी ऑड नंबर है तो आंसर माइनस आएगा। और अगर नेगेटिव बेस की पावर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है जी रेसिप्रोकल विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास एक नंबर हो 2/3 और हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़े तो जाहिर बात है रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। क्योंकि लेट्स से हमारे पास नंबर 2/3 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। अब ये जो 4 है ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो सिमिलरली 2/3 जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी 3/2 हो जाएंगे और पावर वही 4 रहेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास -4/5 है लेट से और इसका एक्सपोनेंट 6 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो -5/4 होगा और एक्सपोनेंट वही रहेगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और पावर चेंज नहीं होगी, पावर का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये तो था रेसिप्रोकल पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2/3 और इसका एक्सपोनेंट है 4। तो अभी हमने पढ़ा है कि इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो 2/3 को इंटरचेंज कर देंगे, 3/2 कर देंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेने का एक और मेथड भी है कि आप जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको इंटरचेंज ना करें, यानी 2/3 को वैसे ही रहने दें। 2/3 पावर जो है 4 उसको -4 कर दें, तो ये जो नया नंबर आया है ये इस ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल है। यानी 2/3 की पावर अगर 4 है और आपने पावर का साइन प्लस की बजाय माइनस कर दिया है तो फिर नंबर को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वही रहेगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होने से भी जो नया नंबर बनेगा वो उसका पहले नंबर का रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली एक नंबर है -4/5 और इसका एक्सपोनेंट अगर 5 लें तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो -4/5 की पावर -5 हो जाएगा। ये भी इसका रेसिप्रोकल है। और अगर लेट से हमारे पास 3/4 है और इसकी पावर है -3 तो इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो होगा 3/4 और एक्सपोनेंट +3 आ जाएगा। इन एक्सपोनेंट का साइन चेंज करने से जो नया नंबर हासिल होता है वो भी रेसिप्रोकल होता है। तो ये मेथड कहलाता है किसी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना विद नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट से। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैं एक एग्जांपल से बात की वजाहत करूंगा कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2/3, एक नंबर हो 2/3 और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3/2 होगा, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 आएगा। अब ये जो 3/2 है इसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लें तो ये फिर 2/3 हो जाएगा। यानी पहले ओरिजिनल नंबर 2/3 था, उसका एक बार रेसिप्रोकल लिया 3/2 हो गया, उसका दूसरी बार रेसिप्रोकल लिया तो फिर वो 2/3 हो गया। अब ये जो नया नंबर हासिल हुआ है ये हमारे पास बिल्कुल सेम ओरिजिनल नंबर है, यानी ओरिजिनल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 2/3 से और उसका अगर 2 दफ़ा रेसिप्रोकल लें तो आंसर में सेम वही ओरिजिनल नंबर आता है। तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी नंबर का
जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3/4। फ़र्ज़ करते हैं कि एक नंबर है 3/4 और इसका एक्सपोनेंट है -5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 3/4 की बजाय इसको लिख देते हैं 4/3, तो इसका एक्सपोनेंट -5 रहेगा और ये नंबर जो है ये इसका रेसिप्रोकल है। ये हमने इसका पहली दफ़ा रेसिप्रोकल लिया है। अब इस नंबर का दोबारा जो रेसिप्रोकल है वो इस मेथड से ले लें, यानी नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के रूप से इसका दोबारा रेसिप्रोकल लें और दोबारा रेसिप्रोकल में आप इसको इंटरचेंज ना करें, यानी 4/3 को वैसे रहने दें, जो पावर है उसका साइन चेंज कर दें, -5 के बजाय +5 कर दें। तो ये हमने इस नंबर का दूसरी बार रेसिप्रोकल ले लिया है। अब होगा क्या, जिस तरह भी हमने यहाँ देखा था कि जब दूसरी बार रेसिप्रोकल लें तो जो नया नंबर है वो ओरिजिनल के इक्वल होता है। तो ये जो नया नंबर आया है ये दरअसल ओरिजिनल नंबर के बिल्कुल इक्वल है। मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर जो 3/4 था जिसका एक्सपोनेंट -5 था, ये बिल्कुल इक्वल है इस नंबर के, यानी 4/3 और इसका एक्सपोनेंट +5 है। अब हुआ क्या है कि एक्सपोनेंट जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया है और नंबर भी चेंज नहीं हुआ, नंबर सेम वही है। तो इसमें करना क्या है कि किसी नंबर का अगर आपने एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना है, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए जो नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको इंटरचेंज कर देंगे और साथ ही पावर का साइन भी चेंज कर देंगे, यानी डबल रेसिप्रोकल रहेंगे। तो जो नया नंबर होगा वो ओरिजिनल के इक्वल होगा और इस मेथड से आप एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं कि लेट से हमारे पास नंबर अगर 4/11 हो, एक नंबर है 4/11 और इसका एक्सपोनेंट है -3, तो ये बिल्कुल इक्वल है 11/4 और एक्सपोनेंट +3। नंबर को भी उलट दें और पावर का साइन भी चेंज कर दें। सिमिलरली अगर 3/8 हो और इसकी पावर हो -6, तो दिस इज इक्वल टू 8/3 रेज़ टू पावर +6, यानी -6 की बजाय साइन +6 हो जाएगा अगर दरमियान में जो नंबर है उसको इंटरचेंज कर दें, या उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो इस तरीके से इस रूल को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये टोटल 4 लॉज हैं, उनमें से पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। अब इसकी 2 सूरतें हैं। पहली है कि व्हेन बेस आर सेम, यानी सेम बेस हो तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों, एक है 3, उसका एक्सपोनेंट 3 हो और उसे मल्टीप्लाई करना पड़े एक और 3 से जिसकी पावर 4 हो। अब इसमें देखें दोनों का जो बेस है वो सेम है, इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, एक्सपोनेंट या पावर इनकी डिफरेंट है। तो इनको सॉल्व करके इनका आंसर निकालते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और जिसका एक्सपोनेंट 4 है, तो यहाँ पर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। अब इन तमाम 3s को मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो बेस है वो तो 3 है, इसका एक्सपोनेंट कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दरअसल 3 आ रहा है 7 टाइम्स, तो इसका आंसर बनेगा 3 जिसकी पावर 7 होगी। अब ये दरअसल हुआ क्या है, लेफ़्ट साइड पे चूँकि बेस 3 था तो हमने बेस को 3 रहने दिया है, इसका एक्सपोनेंट 3 था उसमें ऐड कर दें इसका एक्सपोनेंट 4, तो 3 + 4 एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा। तो जब भी 2 ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेस एक जैसी हो तो बेस वही रहती है आंसर में और जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो सेम बेस हों तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं और इस लॉ की जो जर्नल फार्म है
वो कुछ इस तरह से है कि अगर लेट से हमारे पास x है और उसकी पावर m है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है x जिसकी पावर n है, तो बेस 2 के दोनों की x है वो x ही रहेगी। पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी यानी m प्लस n। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ, प्रोडक्ट लॉ, जब बेस सेम हो। इसी की दूसरी सूरत है कि जब बेस डिफरेंट हों और पावर सेम हों। यानी इस प्रोडक्ट लॉ को दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं जब बेस डिफरेंट हों और पावर्स सेम हों। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 2 जिसका एक्सपोनेंट 4 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से जिसका एक्सपोनेंट है 4। 2 का एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका एक्सपोनेंट भी 4 है। तो इसमें पहला नंबर 2 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 टाइम्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 को, और 3 भी इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब इन नंबर्स को अगर मैं दोबारा इस तरह से रीअरेंज करके लिखूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 2 और 3, इसमें देखें 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, और इस तरह से इनको ग्रुपिंग कर लें 2 बाई 3 के, तो इसमें जो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का ग्रुप है वो 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। यानी 2 और 3 जो बेस थे उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर 4 करें, 4 टाइम्स वो ग्रुप मल्टीप्लाई होगा। तो ओरिजिनल नंबर्स हमारे पास क्या थे, 2 जिसका एक्सपोनेंट 4 था और 3 जिसका एक्सपोनेंट 4 था, और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसका एक्सपोनेंट भी 4 है, यानी एक्सपोनेंट वही है, जो बेस थे दोनों वो मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो अगर सेम पावर्स हों या एक्सपोनेंट सेम हों तो एक्सपोनेंट और पावर रिजल्ट में वही रहती है, बेस उनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसकी जो जर्नलाइज फार्म है वो इस तरह से है कि लेट से अगर हमारे पास x हो और उसका एक्सपोनेंट m हो और हमें मल्टीप्लाई करना पड़े y, उसका एक्सपोनेंट भी m हो, तो x और y जो हैं ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही रहेगी m दोनों की। तो ये है सेकंड फार्म प्रोडक्ट लॉ की। सेकंड है जी कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ की भी दो कंडीशंस हैं, एक है कि अगर बेस सेम हो और दूसरी है एक्सपोनेंट सेम हो। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर बेस सेम हो तो कोशेंट लॉ किस तरह होता है। लेट्स से हमारे पास अगर एक नंबर हो 3 और उसकी पावर हो 5 और हम इसको डिवाइड करें 3 जिसकी पावर 3 है, इसमें देखें दोनों नंबर्स में जो बेस है वो सेम है, 3 है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, इसका 5 है और इसका 3 है। तो हम इसको डिवाइड इस तरह करेंगे कि 3 का एक्सपोनेंट 5 है और डिवाइडेड बाय दूसरा 3 आ जाएगा जिसके एक्सपोनेंट 3 है। मज़ीद अगर इसको सिंपलीफाई कर लें तो पावर 5 का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला 3 है न्यूमरेटर में, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स, और जो डिनोमिनेटर में 3 है उसका चूँकि एक्सपोनेंट 3 है तो इसने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है 3 ने 3 के साथ। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 3 है 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और 2 टाइम्स 3 न्यूमरेटर में बच जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ये चूँकि 2 टाइम्स 3 है तो इसका जो आंसर है वो 3 का स्क्वायर होगा, यानी 2 टाइम्स 3 है तो 3 के ऊपर जो पावर है वो 2 आएगी। अब अगर ओरिजिनल नंबर्स को गौर से देखें तो हमारे पास नंबर्स थे 3 का एक्सपोनेंट 5 और हमने डिवाइड करना था 3 के एक्सपोनेंट 3 से। तो जब हमने डिवाइड किया तो असल में क्या हुआ है कि जो न्यूमरेटर 5 था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया है डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट 3, यानी डिवीज़न में जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 5 माइनस 3 करें तो आंसर में 3 के जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 2 आएगी। तो ये कहलाता है कोशेंट लॉ, यानी डिवीज़न में अगर बेस सेम हो तो
जो एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसको अगर जर्नल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x की अगर पावर m लें और डिवाइड करें x की पावर n, दोनों बेस चूँकि x सेम है तो इसकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी x की पावर होगी m माइनस n। तो ये क्वोशंट लॉ की जर्नल फॉर्म हो गई। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से मेरे पास एक नंबर है 2 जिसकी पावर 4 है और डिवाइड करना है 3 से और उसकी पावर भी 4 है। अब इस कंडीशन में देखें जो बेस हैं वो डिफरेंट हैं, इस तरफ बेस 2 है और इस तरफ बेस 3 है, एक्सपोनेंट दोनों के सेम हैं, यानी जब पावर या एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर लॉ किस तरह बनता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, इसका एक्सपोनेंट 4 है और डिनोमिनेटर में आएगा 3 जिसकी पावर 4 है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें 2 4 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स और डिनोमिनेटर में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी 4 टाइम्स होगा। अब अगर इसको हम यूँ लिख लें कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 4 टाइम्स 2/3 है जो डिवाइड हो रहा है और हम इसको लिख सकते हैं कि 2/3 होल्स पावर 4, चूँकि ये 1 2 3 4 टाइम्स है तो इसका एक्सपोनेंट 4 ही रहेगा। अब ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, 2 का एक्सपोनेंट 4 था और डिवाइड हो रहा था 3 का एक्सपोनेंट 4, तो ये दरअसल 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 थी, तो ये कन्वर्ट हो गया है 2/3 और होल एक्सपोनेंट 4, यानी जो बेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और एक्सपोनेंट वही रहेगा। तो अगर सेम एक्सपोनेंट हो तो उसकी जो बेस है वो डिवाइड हो जाते हैं और आंसर में एक्सपोनेंट वही रहता है। अगर जर्नल फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा, अगर x की पावर m हो और डिवाइड करें y के साथ और उसकी पावर भी m हो तो ये हो जाएगा x/y होल्स पावर m। तो ये जर्नल फॉर्म हो गई क्वोशंट लॉ की। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। थर्ड लॉ है जी पावर लॉ। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से हमारे पास एक नंबर हो 2 और उसकी पावर हो 3 और फिर होल्स पावर 2 हो। तो पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। इसमें देखें जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ये असल में इसकी बेस 2 की पावर 3, ये सारा इसका बेस है इस पावर का, और पावर 2 है तो इसका मतलब है बेस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यानी इस 2 क्यूब को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, चूँकि इसका एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ पर 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो 2 है इसका एक्सपोनेंट भी 3 है तो इसने भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। अब ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 2 दरअसल 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और उसका एक्सपोनेंट या पावर 6। अब हुआ क्या है, इस तरफ देखें तो हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 3 था और उसके ब्रैकेट के बाहर एक और एक्सपोनेंट 2 था। तो दरअसल जब इस तरह की कंडीशन आए कि बेस के ऊपर 2 एक्सपोनेंट हो और उनमें ब्रैकेट लगी हुई हो तो ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 का जो पावर है वो फिर 6 आएगा, उसी आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पावर लॉ। इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर बेस x हो और उसकी पावर m हो और होल्स पावर n हो तो फिर बेस तो वही रहेगा x और जो पावर m और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x की पावर mn हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ लॉ, ज़ीरो एक्सपोनेंट। तो इसके लिए भी स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि लेट से हमारे पास अगर एक नंबर हो 9 और हम उसको डिवाइड करें 9 से, यानी 9 डिवाइडेड बाई 9 हो और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9/9, फिर 9 1 ज़ार 9 और 9 1 ज़ार 9, तो 1/1 और डिनोमिनेटर 1 हम लिखते नहीं हैं तो इसका आंसर आएगा 1। यानी जब भी आप 9 डिवाइडेड बाई 9 करें तो आंसर 1 आता है। अब इसको अगर
दूसरे तरीके से देखें कि ये जो 9 है ये दरअसल है 3 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। सिमिलरली फिर ये 9 भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 3 है। और चूँकि डिवीजन प्रोसेस है तो अभी हमने जो कोशेंट लॉ पढ़ा था उसके मुताबिक अगर इसको सॉल्व करें तो चूँकि बेस सेम है 3 है तो बेस वही रहेगी और जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, डिवीजन में एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं तो बेस वही रहती है, तो 3 की पावर 2 माइनस 2 होगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 की जो पावर है वो 0 बचती है और इसका आंसर हमने पहले निकाल लिया है 1 है। तो 3 का जो एक्सपोनेंट 0 है ये दरअसल इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि आंसर तो 1 है। तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये कहलाता है 0 एक्सपोनेंट। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लें अदर देन 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वो नंबर 1 के इक्वल होगा। लेट से अगर हमारे पास 4 हो और उसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर है लेट से 2/3 और उसका एक्सपोनेंट 0 हो गया है तो वो इक्वल टू 1 है। अगर एक नंबर है -8/11 और उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो भी 1 होगा। इसी तरह से लेट से हम लिखते हैं x और उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 होगा, यानी उसका अपना जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। लेट से कोई नंबर है xyz/abc, लेकिन इस सारे का जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 है तो फिर ये सारा इक्वल हो जाएगा 1 के। तो कोई भी नंबर हो उसका अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो था हमारा आज का सबक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।